Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Today we are going to learn last part of our chapter Positive Health. आज पॉजिटिव हेल्थ के अंतिम भाग का हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस पाठ के पिछले भाग में हमने भोजन की आदतों के बारे में, भोजन कितना किया जाना चाहिए, किस प्रकार किया जाना चाहिए और उचित मात्रा में भोजन लेते हुए किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं, इन बातों का अध्ययन हमने किया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यहाँ से एक्सपेक्टेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि किस तरह से सही प्रकार से, सही मात्रा में, सही समय पर भोजन करते हुए हम जो है गुड हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं। बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर दियर चिल्ड्रन। माता पिता का बच्चों के प्रति क्या रवैया होता है आप सभी जानते हैं। बाय इंस्टिंक्ट का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से, यानी एक आदत की तरह होता है। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से। आप ज़्यादातर माता पिता को देखते हैं कि वो जो है पेरेंट्स यानी माता पिता लव एंड केयर फॉर दियर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं और बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं। यट फिर भी वेरी ऑफन, कई बार, दियर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। विद्यार्थियों, आपने कई बार ये देखा होगा कि कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बनने का, कुछ हासिल करने का सपना देखा होता है और किसी कारणवश वो उस लक्ष्य को, उस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उनकी ये इच्छा होती है कि वो जो है अपने संतान को वो सपना पूरा करते हुए देखें, और यही कारण होता है कि वे अपने संतान यानी पुत्र अथवा पुत्री जो भी होता है, उनकी इच्छा को, उनकी योग्यता को जाने बिना भी उनके मस्तिष्क पर या उन पर अधिक दबाव डालते हैं कि वो ये काम पूरा करे, उस लक्ष्य को जो कि उन्होंने अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करे। तो इसलिए यहाँ बताया गया देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस, उनकी उम्मीदें और उनके लक्ष्य, एक्सपेक्ट होता है अपेक्षाएं, उम्मीदें, और एम्बिशंस यानी उद्देश्य या लक्ष्य, पुट टू मच प्रेशर यानी बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं ऑन द चिल्ड्रन यानी बच्चों पर। व्हेन चिल्ड्रन कैनॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, कैनॉट रीच यानी जब बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, कहाँ नहीं पहुंच पाते, लेवल, स्तर पर, किसके स्तर पर, ऑफ दियर पेरेंट्स एम्बिशन, उनके माता पिता ने जो सपना देखा है, उनके माता पिता ने उनके लिए जो उद्देश्य तय किया है, लक्ष्य तय किया है, उन इच्छाओं को, उन आकांक्षाओं को जब वे पूरा नहीं कर पाते हैं, दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रेमेंडस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। उस स्थिति में क्या होता है, दे कैन सफ़र, वे पीड़ित हो सकते हैं, ट्रेमेंडस यानी भयंकर, भयानक रूप से, भयंकर रूप से, फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं हतोत्साहन को, यानी उत्साह की कमी होना, उत्साह धीरे धीरे कम पड़ जाना, एंड स्ट्रेस और तनाव। स्ट्रेस का मतलब चिंता या तनाव। तो क्या होता है, मैंने बताया था माता पिता जो है अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपने उद्देश्यों को अपने पुत्रों में, अपनी पुत्रियों में देखते हैं, और उनकी शुरू से ये इच्छा होती है कि वो जो है अपने पुत्र और पुत्रियों को वो बनाएं जो कि वो नहीं बन सके। जैसे कोई ये सोचता है कि मैं आरएस बनना चाहता हूँ, कोई ये सोचता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और किसी कारण से वो जब नहीं बन पाता है, तो जब उनके संतान होती है, जब उनके पुत्र अथवा पुत्री का जन्म होता है, तो वो शुरू से ही ये सोच के चलते हैं कि उनके पुत्र और पुत्री को वो डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे। जो भी उनकी इच्छा होती है वो इच्छा उनमें पूरे करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस बच्चे में यदि योग्यता नहीं होती है और किसी कारण से वो उस स्तर तक, अपेक्षा के उस स्तर तक
इच्छा के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं जो कि उनके माता पिता ने उनके लिए रखा है, तो वे बहुत ही भयंकर रूप से हतोत्साहन और स्ट्रेस यानी तनाव से पीड़ित हो जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है, लेखिका आगे इसका परिणाम भी बता रही है, इसका क्या भयंकर परिणाम होता है। दिस में लीड टू ड्रग्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स। और ऐसी स्थिति दिस में लीड, और ये ले जा सकता है, लीड यानी ले जाना, उसकी ओर गति करना, टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन यानी ड्रग को लेना, नशीली चीज़ों को लेना, एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स और दूसरे प्रकार इससे संबंधित जो दूसरे प्रभाव होते हैं या दूसरे व्यवहार होते हैं। यानी वो बच्चा क्या करेगा, जब ज़्यादा तनाव में आ जाएगा, ज़्यादा हतोत्साहित हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो किसी प्रकार की नशे की लत को अपना ले, किसी प्रकार के नशे को स्वीकार कर ले और लगातार उसकी गिरफ्त में जगड़ता जाए। और इसी प्रकार से संबंधित जो उसका व्यवहार होता है, चिड़चिड़ा होना, नशे में रहना, हर समय अपने दिमाग का कमज़ोर होना, ये सारी जो है चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन, अवॉइडिंग द रियलिटीज़ ऑफ सिचुएशन, इस लाइन पे देखो ध्यान दो, यानी अवॉइडिंग यानी दूर रहना या उसको त्यागना, छोड़ना, द रियलिटीज़ यानी वास्तविकता को, ऑफ द सिचुएशन यानी स्थिति की, यानी वास्तविक स्थिति जो है उससे वो बच्चे दूर भागना चाहते हैं, उनको भुलाना चाहते हैं, उनसे किनारा करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो बात उनके दिमाग में नहीं आए, तो इसके लिए क्या करने लग जाते हैं, वो नशा करने लग जाते हैं। तो यहाँ लेखिका का कहने का अभिप्राय यह है कि माता पिता जो अपने बच्चों पर उनकी योग्यता से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, योग्यता से ज़्यादा उनसे कोई उद्देश्य या आकांक्षाएं रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता को अपने पुत्र अथवा पुत्री की योग्यता को पहचान कर ही उनके लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, उनके उद्देश्य तय करने चाहिए। इसका परिणाम ये होगा कि उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए जो उद्देश्य या लक्ष्य तय किया जाएगा, तो बच्चे जरूर उन उद्देश्यों को और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और ऐसी स्थिति में ये जो आगे भयंकर परेशानी देखने को मिलती है, बच्चे ड्रग लेने लग जाते हैं, बच्चे नशीली वस्तुओं के आदी हो जाते हैं और वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, उनसे जो है बच्चों को बचाया जा सकता है। अब आगे और बता रहे हैं माता पिता का व्यवहार किस तरह से होता है बच्चों के प्रति। फ्रॉम द बिगिनिंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओवन नेचुरल हैप्पी वे। अब देखो यहाँ लेखिका बता रही है कि माता पिता को अपने बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए क्या करना चाहिए। तो वो कह रही है फ्रॉम द बिगिनिंग यानी शुरुआत से ही, जिस समय से उनका जन्म होता है बच्चों का, थोड़ा समझने लगते हैं, वहीं से ही चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप, बच्चों को इस प्रकार की अनुमति देनी चाहिए कि वो अपना विकसित होवे इन देयर ओवन नेचुरल हैप्पी वे, उनके खुद के खुशनुमा तरीके से। यानी बच्चों पर अपना बर्डन या अपना बोझ नहीं डालना चाहिए। जिस तरह से उनका विकास होता है स्वाभाविक रूप से, जिस तरह वो गति कर रहे होते हैं, जिस तरह सीख रहे होते हैं, वैसे ही उनको सीखने देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा तो 6 साल का है और माता पिता उम्मीद करें वो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर ले जैसे 12 साल का बच्चा प्राप्त करता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो लेखिका कहती है कि शुरुआत से ही बच्चों को उनकी खुद की जो प्राकृतिक कह सकते हो खुशनुमा तरीका होता है, उसी तरीके से उसको विकसित होने दिया जाना चाहिए विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, गाइडेंस एंड केयर। हाँ, इसके साथ में एक चीज जरूर रखी जा सकती है, कंट्रोल यानी नियंत्रण किसका, पेरेंटल लव यानी माता पिता के प्यार का, गाइडेंस यानी निर्देशन का, एंड केयर यानी देखभाल का, विदाउट टू मच प्रेशर, लेकिन ज़्यादा दबाव नहीं होना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें, उनकी योग्यताओं को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दें, उनके चरित्र, उनकी बुद्धि आदि को स्वाभाविक रूप से पनपने दें और उन्हें इस बारे में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। लेकिन ये जरूर रखना चाहिए कि माता पिता उनका ध्यान रखें, उनका मार्गदर्शन करें और उन पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाएं। ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स, कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, यानी जो परंपरा से चला आ रहा है, जो सामान्य रूप से समाज में देखा जाता है, जो ज़्यादातर माता पिता बिहेवियर करते हैं। कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स यानी परंपरागत माता पिता का जो व्यवहार होता है, ए चेंज उसमें एक परिवर्तन, में हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केस ऑफ ड्रग डिपेंडेंसी, ये मदद करता है बहुत सारी नशीली दवाओं के निर्भरता को, एंड अदर एडोलेसेंस प्रॉब्लम और दूसरे प्रकार की वयस्क अवस्था संबंधी समस्याओं से। लेखिका यहाँ बता रही है
कि यदि माता पिता का जो परंपरागत व्यवहार है, जैसे परंपरा से चला आ रहा है कि अपनी इच्छा को अपने बच्चों में, संतान में पूरी करने के लिए दबाव डालना, उनकी योग्यता से अधिक उनसे अपेक्षाएं करना, इस प्रकार के व्यवहार में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। जो बच्चे ड्रग डिपेंड हो जाते हैं, जो नशे के आदी हो जाते हैं या वयस्क अवस्था में पहुंचकर विभिन्न प्रकार की अवसाद, तनाव आदि से ग्रस्त हो जाते हैं, इन प्रकार की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, उनसे उन बच्चों को छुटकारा मिल सकता है, उन परेशानियों से उन बच्चों को निजात मिल सकती है। केवल क्या करना है माता पिता को, जो परंपरागत रूप से व्यवहार चला आ रहा है कि बच्चों पर ज़्यादा दबाव डालना, बच्चों को उनकी योग्यता से अधिक अपेक्षा करना, इनको त्याग देना चाहिए। अब इससे आगे बढ़ते हुए लेखिका क्या कह रही है, वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द वर्ल्ड एनवायरमेंट। हमें जो है एक माता और पिता की जो जिम्मेदारियां होती है विश्व के पर्यावरण के प्रति, उनको भी समझना चाहिए। रिमेंबर, याद रखिए, दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस टू लिव हैप्पीली। अब यहाँ बात की जा रही है दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार में जो रहने का स्थान है, रहने की जो जगह है, इज लिमिटेड, वो सीमित है। यानी पृथ्वी का जो आकार है वो आकार आप खींच के बढ़ा नहीं सकते, उसे लंबा या चौड़ा नहीं कर सकते। जितना आकार है उतना ही आकार रहने वाला है। जितनी हमारे पास भूमि है रहने के लिए, आवास के लिए, वही भूमि हमारे पास रहने वाली है। एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस, वी मस्ट हैव इनफ स्पेस, और हमें क्या रखना चाहिए, पर्याप्त जगह रखनी चाहिए फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। जनरेशंस का मतलब क्या होता है, पीढ़ियां। टू लिव हैप्पीली, जिससे कि वो खुशी पूर्वक रह सके। यानी माता पिता की जो विश्व के पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है, उसकी ओर लेखिका उनका ध्यान आकर्षित कर रही है कि हमारे संपूर्ण संसार में रहने की, आवास की जगह सीमित है, और उसी सीमित जगह का प्रयोग करते हुए हमें ध्यान रखना है कि आने वाली पीढ़ी को भी जो है यहाँ रहने की जगह प्राप्त हो, उनके लिए विश्व सुखपूर्वक जीने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। टू अचीव दैट एम, इस प्रकार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। अब लेखिका आगे बता रही है उपाय हमें क्या करना चाहिए। यानी हमारे पास जो पर्याप्त भूमि है, आवास की जो पर्याप्त जगह है, खाने पीने के जो पर्याप्त संसाधन हैं, उनका उपयोग आज भी हम ठीक तरह से कर सकें और आने वाली पीढ़ियों को भी उनका उपयोग करने से वंचित नहीं होना पड़े, किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इस कार्य के लिए हमें क्या करना है, वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल। यहाँ बात की जा रही है परिवार नियोजन की। प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, हमें परिवार नियंत्रण, परिवार नियोजन का ध्यान रखना चाहिए। एंड लिमिट, और क्या करना चाहिए, द बर्थ रेट, जन्म दर को सीमित कर देना चाहिए। कैसे सीमित करना चाहिए, हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल, यानी प्रत्येक माता पिता के 1 या 2 संतान से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ियों को ये ध्यान रखना है कि 2 से ज़्यादा बच्चे किसी परिवार में नहीं होवे, 1 या 2 बच्चे ही किसी परिवार में होवे। इससे क्या होगा, जो जन्म दर है नियंत्रित होगी और जनसंख्या पे भी क्या लगेगा, नियंत्रण। और इससे जो हमारे पास संसाधन हैं उनका उपयोग वर्तमान पीढ़ियाँ और आने वाली पीढ़ियाँ आराम से कर पाएगी। अब एक और बात बता रही है, पहली चीज़ तो कि प्रत्येक माता पिता के 1 या 2 संतान ही होनी चाहिए। अगली बात कह रही है, बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 or 4 years। प्रत्येक संतान के जन्म के बीच में 3 से 4 सालों का अंतर, गैप का मतलब क्या होता है, अंतर। कितने सालों का, 3 या 4 सालों का। क्यों होना चाहिए, सो दैट ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव ऑफ द राइट टू सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर। डिप्राइव शब्द का मतलब होता है वंचित होना। डिप्राइव शब्द का मतलब क्या होता है, वंचित होना। लेखिका ऐसा क्यों कह रही है कि प्रत्येक संतति के बीच में 3 से 4 साल का अंतर होना चाहिए। इसका रीजन वो ये बता रही है कि यदि किसी के घर पे किसी पुत्र अथवा पुत्री ने जन्म लिया, उसके 1 या 1.5 साल बाद ही कोई दूसरे पुत्र अथवा पुत्री का जन्म होता है,
तो इससे क्या होगा कि पूर्व में जिस पुत्र ने जन्म लिया या जिस पुत्री ने जन्म लिया उसको अच्छी तरह से लालन पोषण नहीं हो पाएगा और अगली जिम्मेदारी माता पिता पर आ जाएगी। ऐसी स्थिति में पहले जन्मा हुआ जो बच्चा है वो सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर इसको प्राप्त नहीं कर पाएगा, यानी पर्याप्त रूप से माता पिता का प्यार और उसकी देखभाल उसे नहीं मिलेगी। इसलिए आवश्यक है कि 2 संतानों के बीच में 3 से 4 साल का गैप रहना चाहिए। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। परिवार नियोजन ही परिवार कल्याण है। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? कल्याण, किसी का भला, भलाई, सुख। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? कल्याण। यानी परिवार का नियोजन करना, परिवार को सीमित रखना ही इसी में परिवार का कल्याण छिपा हुआ है, इसी में परिवार की खुशी छिपी हुई है। क्यों? एज इट हेल्प टू कीप वुमेन हेल्दी इनफ टू कंट्रीब्यूट टू ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट। इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी इनफ। इससे क्या फायदा मिलता है कि जो माताएं होती हैं वो पर्याप्त रूप से स्वस्थ रहती है, जिससे कि घर का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। यानी यदि किसी भी माता से 1 या 2 संतान का जन्म होता है तो वो माता बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और अच्छी तरह से परिवार में अपना योगदान, कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? योगदान देना। किस कार्य के लिए? हैप्पी होम एनवायरनमेंट, घर का वातावरण बिल्कुल खुशनुमा रखना, अच्छा रखना, खुशियों से भरा पूरा रखना। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज ए की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली यानी पूरे परिवार की भलाई या कल्याण। इसके लिए क्या जरूरी है? माता का स्वस्थ रहना। हैप्पी हेल्दी मदर, खुश और स्वस्थ माता। यानी जब किसी घर में माता स्वस्थ रहती है, जब किसी घर में माता बिल्कुल चिंताओं से रहित और खुश रहती है, तो निश्चित रूप से उस पूरे के पूरे घर में क्या रहती है? खुशियाँ। पूरे के पूरे घर में क्या होता है? उनका पूरा कल्याण और भलाई होती है। तो इस तरह से यहाँ लेखिका जो है अपने इस पैराग्राफ में किस बात को कर रही है? परिवार नियोजन की बात को कर रही है और वो संदेश देते हुए बता रही है कि 1 या 2 से अधिक संतान किसी भी माता पिता के नहीं होनी चाहिए। और आगे बढ़ के वो कह रही है कि 2 संतानों के बीच में 3 से 4 साल का अंतर होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब बात कर रहे हैं माइंड की। द माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, मेंटेनेंस यानी बनाए रखना, उसके लिए द माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मस्तिष्क बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न और टू रिलैक्स प्रॉपरली एंड टू डेवलप वे टू डील विद द डे टू डे स्ट्रेस। अब लेखिका देखो उपाय बता रही है कि यदि आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने दिमाग को शांत रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली, यानी अच्छी तरह से उचित तरीके से आराम करने के तरीके को जानना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति स्वस्थ कब रहता है? किसी भी व्यक्ति का दिमाग स्वस्थ कब रहता है? जब अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को वो उचित तरीके से आराम देता है। उसके साथ ही एंड टू डेवलप वेज टू डील, डेवलप वेज यानी तरीके विकसित करना। वेज का मतलब क्या होता है? तरीके। डेवलप यानी विकसित करना। किस कार्य के लिए? टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, जो प्रतिदिन तनाव होते हैं उस तनाव का सामना करने के लिए। यानी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ न कुछ परेशानियां प्रत्येक व्यक्ति को आती है और प्रत्येक व्यक्ति उन परेशानियों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त करे, किस प्रकार उनका सामना करे, इसके लिए भी उसे विभिन्न प्रकार के उपाय सीखने चाहिए। मैनी डिजीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। अब यहाँ बता रहे हैं कि यदि मनुष्य का मस्तिष्क तनाव में रहता है, मनुष्य हर समय चिंता में ग्रसित रहता है, तो क्या कौन कौन सी बीमारियां उसे जकड़ सकती है? इसमें एक बात की, इसमें हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, और साथ में बात की सम हार्ट प्रॉब्लम्स, हृदय से संबंधित कुछ बीमारियां। तो ये हृदय से संबंधित बीमारियां और उच्च रक्तचाप की जो बीमारी है वो किससे रिलेटेड है? स्ट्रेस से रिलेटेड है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन एंड टेक्निक्स यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो आप जो है अब रिलैक्सेशन टेक्निक्स, बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, तकनीक रिलैक्सेशन आराम की,
आप आराम की विभिन्न तकनीकों को उपयोग में लेते हुए, यूजिंग यानी उपयोग लेना, यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, आप बहुत सी शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दूर रह सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में लेखिका ने चर्चा की है हेल्दी माइंड की, और साथ में ये भी बताया है कि यदि आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो आप जो है प्रतिदिन का जो तनाव होता है उससे झगड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, और उच्च रक्तचाप और हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे आप दूर रह सकते हैं। अब लेखिका आगे बात कर रही है, हाउएवर इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ डिजीज में अकर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल statistics each person is at risk of becoming sick or injured about twice a year on average. It is important to deal with any sickness or injury in a realistic and intelligent way without panic. Knowledge of the body should help you to manage an emergency situation before contacting a doctor for proper medical management when necessary. Any medications or drugs such as antibiotics or strong painkillers need to be monitored by a doctor or other qualified person in the health profession. लेखिका पाठ के अंत में क्या संदेश दे रही है? However, फिर भी, even when we enjoy good health, यहाँ तक कि जब हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, अच्छे स्वास्थ्य का मजा लेते हैं, डिजीजेस में अक्कर बीमारियां अक्कर यानी घटित हो सकती है, यानी आपको बीमारियां हो सकती है। आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा समय भी आता है जिससे बीमारियां आपको परेशान कर सकती है या आपके शरीर पर बीमारियां आक्रमण कर सकती हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़े, जो संख्यात्मक सूचनाएं होती है उनको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी है, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं, उनके आधार पर यदि हम विचार करें, ईच पर्सन इज एट रिस्क का मतलब होता है जोखिम होना, खतरे में होना। प्रत्येक व्यक्ति को ये खतरा होता है, प्रत्येक व्यक्ति को ये जोखिम होता है ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज। सिक यानी बीमार होना, इंजर्ड यानी किसी चीज से घायल होना, दुर्घटना आदि का शिकार होना। तो लेखिका कह रही है अबाउट ट्वाइस ए ईयर यानी साल में लगभग 2 बार ऐसा मौका आ सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है बीमार होगा ही होगा। यानी वो एक औसतन बता रही है, औसतन 2 बार जो है प्रत्येक व्यक्ति बीमार या पीड़ित होने से के जोखिम से युक्त रहता है। तो अब लेखिका क्या कह रही है, इसका क्या करना चाहिए? इट इज इम्पॉर्टेंट टू डील विथ एनी सिकनेस और इंजरी इन ए रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। इट इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, टू डील यानी सामना करना उसका, उसके साथ सामना करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखना, विद एनी सिकनेस किसी भी प्रकार की बीमारी, और इंजरी यानी किसी प्रकार चोट से, इन ए रियलिस्टिक वास्तविक एंड इंटेलिजेंट वे बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से। यानी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि यदि इस प्रकार की कोई बीमारी आती है, इस प्रकार से कभी आप चोटिल होते हैं, कभी आप घायल होते हैं, तो उनका बुद्धिमत्तापूर्ण सही तरीके से विचार करते हुए व्यवहारिक तरीके से, विदाउट पैनिक, पैनिक का मतलब क्या होता है? पीड़ा, दर्द, पैनिक बोलते हैं किसी प्रकार का दर्द, चिंता, अवसाद, यानी बिना कोई चिंता किए हुए, बिना कोई परेशानी लिए हुए आपको बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इन बीमारियों का सामना करना है। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन। नॉलेज ऑफ द बॉडी यानी शरीर का जो ज्ञान होता है, शुड हेल्प यू, वो तुम्हें मदद कर सकता है, टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन, यदि कोई आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? आपातकालीन स्थिति आ जाती है, बिफोर कॉन्टेक्टिंग ए डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाने से पहले, फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, जहां जाकर आपको उचित चिकित्सकीय व्यवस्था मिलेगी, व्हेन नेसेसरी, जब जरूरी हो। यानी यदि आपको शरीर का ज्ञान है, शरीर को कितनी मात्रा में भोजन चाहिए, कब भोजन चाहिए, भोजन किस समय आपका पूर्ण हो गया है या पर्याप्त भोजन हो गया है, इन बातों का यदि आपको ज्ञान होता है
और इन बातों का ज्ञान कब होगा? लेखिका ने बताया कि हमारा शरीर हमें संकेत देता है विभिन्न प्रकार के। यदि हम उन संकेतों को शुरू से सुनने की आदत डाल दें तो निश्चित रूप से हम अपने शरीर का ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त कर पाएंगे। हम ये जान पाएंगे कि हमारा शरीर वर्तमान में किस स्थिति में है, वह स्वस्थ है या नहीं है, उसे भोजन की आवश्यकता है या नहीं है, पानी की आवश्यकता है या नहीं है, या और भी किसी प्रकार की जो शरीर की आवश्यकताएं होती है उनको हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और जब हम ऐसा सीख लेते हैं अपने शरीर की आवश्यकताओं को समझना, तब इससे क्या होगा, हमें जो है जब हम डॉक्टर के पास हम कब बीमार हो जाते हैं या किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति आ जाती है, तो उस समय हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे पूर्व की जो स्थिति होती है उस समय हम अपने आप को संभाल सकते हैं यदि हमें शरीर का ज्ञान होता है। When any medications or drug such as antibiotics, किसी भी प्रकार का चिकित्सा और ड्रग यानी दवाइयाँ सच एज एंटीबायोटिक्स जैसे कि प्रतिरक्षी दवाइयाँ और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स या जो अधिक दर्द को मारने वाली है ऐसी दवाइयाँ नीड टू बी मॉनिटर्ड, उनकी देख रेख की चाहिए, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए बाय ए डॉक्टर, एक चिकित्सक के द्वारा, और अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द हेल्थ प्रोफेशन, या और भी कोई दूसरा जो योग्यतापूर्ण या योग्य व्यक्ति है इस चिकित्सा के व्यवसाय में, उसको जो है उसके द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए। लेखिका यहाँ ये कहना चाहती है कि डॉक्टर की सलाह के बगैर, डॉक्टर के निर्देशों के बगैर कोई भी व्यक्ति एंटीबायोटिक्स, मेडिकेशंस और ड्रग का यानी दवाइयों का इस्तेमाल या फिर पेन किलर्स या दर्द निवारण की जो दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि ये स्वास्थ्य को बहुत खतरे पहुंचाती है। तो जब आपका डॉक्टर ऐसा सजेस्ट करे कि इसको आपको उपयोग में लेना है तो ही लेना है, बाकी नहीं लेना है। और अदर क्वालिफाइड या डॉक्टर के इक्वल भी कोई क्वालिफाइड पर्सन हो सकता है। इस तरह से इस पार्ट में लेखिका ने पॉजिटिव हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य की चर्चा की। संपूर्ण स्वास्थ्य की चर्चा करते हुए उसने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बात की। फिजिकल हेल्थ क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, और ये भी बताया फिजिकल हेल्थ जैसे डेवलप्ड कंट्री होती है वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, और मेंटल हेल्थ जो है डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा लेखिका ने बताया कि फिजिकल हेल्थ जो है उसको बनाए रखने के लिए क्या तरीके काम में लिए जाने चाहिए, किस तरह से हमें शरीर के संकेतों को समझना चाहिए, और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमें किस प्रकार के तरीके काम में लिए जाने चाहिए। इसी प्रकार आपका ये जो पार्ट है पॉजिटिव हेल्थ यहाँ समाप्त होता है। अब अगले वीडियो से हम नया पार्ट शुरू करेंगे। इस पार्ट से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको असाइनमेंट में दे दिए जाएंगे जिनको आपको करना है। जय गुरुदेव, थैंक्स।